Dear student, welcome back to the discussion on impulse turbine. So let's understand what is the impulse turbine. As we had previously, we have learned about the principle of impulse impulse momentum principle. Also, we learned about velocity diagram. So let's today learn about what the impulse turbine. So allow me to hide this video or minimize this video so that all the data on the screen is clearly visible. So, what is impulse turbine? The impulse turbine is also termed as turbine stage. So, simply it is a simple and this kind of turbine may be the single rotor or it may be the multi-rotor. What is rotor? That connected to the shaft, and it can be also called as the drum. There is the shaft on which there is a rotor connected or the drum connected, and the periphery of this rotor, on the periphery of this rotor, the impulse blades are attached. Impulse blades are attached. तो इम्पल्स या तो टरबाइन बोल सकते हैं या टरबाइन स्टेजेज, जो सिंगल रोटर का भी हो सकता है या मल्टी रोटर हो सकता है। अगर मल्टी रोटर होगा उसे हम लोग कंपाउंडेड टरबाइन बोलेंगे। इस रोटर पे इम्पल्स ब्लेड अटैच होता है। अब आप इम्पल्स ब्लेड कैसे पहचानोगे? तो इम्पल्स ब्लेड को पहचानने के लिए उसका शेप पे ध्यान देंगे। जनरली उसका शेप सिमेट्रिकल होता है। जनरली द इम्पल्स ब्लेड इज सिमेट्रिकल। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इम्पल्स ब्लेड, ये जो शेप आपको दिख रहा है, दिस इज द शेप ऑफ इम्पल्स ब्लेड। अगर ये एक्सिस है तो ये देखिए ब्लेड अपने एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल ब्लेड है। दैट मीन्स अगर आप इसका एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल अगर इसका हॉरिजॉन्टल इस प्लेन से जो एंगल बनाता है और यहाँ पे एट द एग्जिट, दिस इज द एंट्रेंस, अगर दिस इज द एंट्रेंस एंड दिस विल बी द एग्जिट, सो दस ये जो शेप होगा, जो कर्वेचर होगा एट द इनलेट, वहां पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं और अगर ये एग्जिट है तो वहां पे जो शेप है उसका कर्वेचर पे टेंजेंट खींचेंगे, वो जो एंगल बनाएगा इसे हम लोग बोलते हैं गामा। यहाँ पर से जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एज फाई, और इसे हम लोगों ने डिनोट किया था गामा से। तो इन द इम्पल्स ब्लेड फाई इज इक्वल टू गामा, मतलब ब्लेड एंट्रेंस एंगल और ब्लेड एग्जिट एंगल बोथ यूजुअली सेम होता है और वो जनरली 20 डिग्री होता है। तो हम इस शेप के द्वारा हम इम्पल्स ब्लेड को पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी सिंगल रोटर या मल्टी रोटर पे इस शेप का कोई ब्लेड अगर अटैच होता है उसे हम लोग इम्पल्स टरबाइन बोलेंगे। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि जनरली इम्पल्स टरबाइन को हम लोग हाई प्रेशर स्टेजेज में हम लोग यूज करते हैं। हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि उस स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम रहेगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि जो फ्लो एरिया स्टीम का चाहिए फ्लो होने के लिए वो कम रहेगा। अगर हम ये ऐसा टरबाइन जो लो प्रेशर में काम कर रहा है उसके उसमें जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये स्टीम इम्पल्स टरबाइन जो कि हाई प्रेशर जोन में काम करता है। तो जब लोअर प्रेशर में होगा उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा हैंडल करना पड़ेगा स्टीम का, जो हाई प्रेशर
अगर स्टेजेज में जो यूज किया जाएगा उसमें स्टीम उस स्टीम टरबाइन को लो वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम को हैंडल करना होगा। अब लो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है कि फ्लो एरिया कम चाहिए होगा, फ्लो एरिया। सो इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, मतलब छोटा साइज का और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका इंपल्स टरबाइन। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो भी हमने यहाँ इंपल्स टरबाइन बोलते हैं या टरबाइन स्टेजेस, ये टरबाइन स्टेजेस का मतलब क्या है, नोजल प्लस मूविंग ब्लेड इज कॉल्ड एज स्टेज, या फिर फिक्स्ड ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड दोनों को एक साथ एक स्टेज बोलते हैं। तो वो जो इस स्टेजेस के दौरान जो भी इंथाल्पी ड्रॉप होगा वो वर्क डन में कन्वर्ट होता है। ये जो इंथाल्पी ड्रॉप होगा स्टीम का इस एक स्टेजेज में, जो कि स्टेज में किसका कॉम्बिनेशन है, मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स्ड ब्लेड या फिर मूविंग ब्लेड एंड नोजल। जो भी एंथैल्पी ड्रॉप होगा वो सिर्फ और सिर्फ नोजल में ही होगा। जब स्टीम मूव करे पास करेगा नोजल से उसी समय उसका एंथैल्पी ड्रॉप मिलेगा, और जब वो मूविंग ब्लेड से पास होगा तो उसका कोई भी एंथैल्पी ड्रॉप या प्रेशर ड्रॉप नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे एंथैल्पी ड्रॉप होगा, अगर एचएस डायग्राम पे आप देखना चाहेंगे मोलियर चार्ट से, तो जिसका एंथैल्पी ड्रॉप मिलेगा तो जैसे जैसे घटते जाएगा प्रेशर भी घटते जाएगा। सो इस केसेस में इंपल्स टरबाइन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी एंथैल्पी ड्रॉप होगा या फिर हम ये कह सकते हैं जो भी प्रेशर ड्रॉप होगा वो सिर्फ नोजल्स में हो सकता है या फिर फिक्स्ड ब्लेड जो कि नोजल की तरह ही काम करता है, और मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं मिलेगा। लेकिन समटाइम्स आप ऑब्जर्व क्या करोगे एन एक्चुअल केसेस कि मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर ड्रॉप मिल रहा है, तो वो जो प्रेशर ड्रॉप मिल रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, जब चूंकि जो मूव करेगा स्टीम ब्लेड से तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन इफेक्ट होगा, तो उस फ्रिक्शन के कारण प्रेशर ड्रॉप मिलता है, ना कि वो एंथैल्पी ड्रॉप के कारण प्रेशर ड्रॉप मिल रहा है। सो जो कुछ भी प्रेशर ड्रॉप अगर ऑब्जर्व होता है किसमें, मूविंग ब्लेड में, वो किसके कारण होगा, फ्रिक्शन के कारण, और जो फ्रिक्शन के कारण होता है उसको वर्क डन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। लेकिन जो प्रेशर ड्रॉप एंथैल्पी ड्रॉप के कारण हो रहा है वो एक्चुअल में वर्क डन में कर रहा है, तो वो जो प्रेशर ड्रॉप एक्चुअल में किस तरीके का हो रहा है, सिर्फ नोजल में होगा जो कि वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर ड्रॉप किसमें मिल रहा है, फ्रिक्शन के कारण मूविंग ब्लेड में, जैसे ही प्रेशर घटा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए वेलोसिटी ये जो कि किया जाता है वेलोसिटी कोएफिशिएंट के थ्रू, एक डिनोट इसमें दिया जाता है वेलोसिटी कोएफिशिएंट के थ्रू। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इंपल्स टरबाइन का। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन। अब हमने क्या किया था, पहला एक सिंगल स्टेज को हम लोग करते हैं। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, स्टेज का मतलब आपने समझ गया, ये स्टेजेस मतलब एक नोजल और एक सेट ऑफ मूविंग ब्लेड, एक नोजल और एक सेट ऑफ मूविंग ब्लेड को एक स्टेज बोला जाता है, एक स्टेज बोला जाता है। तो ये एक मूविंग ब्लेड हो गया, और ये सॉरी एक फिक्स्ड नोजल हो गया, और ये एक मूविंग ब्लेड। अगला में क्या हो सकता है, ये या तो ये फिक्स्ड ब्लेड होगा और ये एक मूविंग ब्लेड, मतलब नोजल प्लस मूविंग ब्लेड इज टर्म्ड एज अ सिंगल स्टेज। तो ये हम एक स्टेज को पकड़ के इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, सिंगल स्टेज जब एक ही स्टेज इंपल्स टरबाइन होगा उसे डी लेवल टरबाइन भी बोला जाता है, डी लेवल टरबाइन भी बोला जाता है। डी ये इस काइंड ऑफ इन टरबाइन डी लेवल ने इन्वेंट किया था, दैट्स व्हाई इन्हीं के नाम पे इस टरबाइन का डी लेवल टरबाइन बोला गया। सो डी लेवल टरबाइन इज अ काइंड ऑफ सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन। ये एक सिंगल रोटर रहता है, इसमें एक
यहाँ पे एक सिंगल रोटर, ये जो ब्लेड है वो एक रोटर पे अटैच किया गया है। जो ये किस टाइप का ब्लेड है? इंपल्स ब्लेड है। और इसमें जो स्टीम, ब्लेड में जो स्टीम पास किया जाता है वो नोजल के थ्रू किया जाता है। ये एक रोटर है जिसपे, सपोज ये एक रोटर हो गया, इसके सरकमफ्रेंस पे किस टाइप का ब्लेड जुड़ा हुआ है? ये इंपल्स ब्लेड जुड़ा हुआ है। ये ब्लेड है इंपल्स ब्लेड, और इस पे ये जो नोजल है वो एक इसके थ्रू स्टीम जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी नोजल लगा हुआ रह सकता है, यहाँ पे भी सरकमफेरेंशियली मोर देन वन नोजल लगा रहता है। तो इसमें एक से ज्यादा नोजल लगा हुआ रहता है जिससे स्टीम, इस ये शाफ्ट हो गया और ये रोटर हो गया, इसके ऊपर कौन सा है? ये सारा ब्लेड अटैच है, और ये नोजल के थ्रू इस पे स्टीम फेड हो रहा है। सो स्टीम इस ब्लेड पे एक या कई एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप ऑफ नोजल के थ्रू स्टीम इस पे इंपिंज करवाया जाता है या इस ब्लेड में फीड किया जाता है। ये नोजल पूरे इसके सरकमफ्रेंस को, ये जो रोटर के सरकमफ्रेंस को नहीं कवर करता है, लेकिन कुछ ही पार्ट को ये नोजल कवर करेगा। मतलब नोजल से पूरे सरकमफ्रेंस पे नहीं हम लोग स्टीम फेड करवाते हैं, बट एक थोड़ा सा पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस पे हम लोग पार्ट करवाते हैं, फेड करवाते हैं। इसका इस काइंड ऑफ वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी डायग्राम हम लोगों ने पिछला जो वेलोसिटी डायग्राम का इंट्रोडक्शन किए थे उसके थ्रू हम लोगों ने देखा था। सो अगर सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन का वेलोसिटी डायग्राम की बात करें तो ये जो हमने सीखा था वेलोसिटी डायग्राम, दीज आर द वेलोसिटी डायग्राम फॉर सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन। ये देखिए, सिंगल स्टेज इंपल्स ब्लेड है जो सिमेट्रिकल है, और इसका फाई और गामा अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री के आसपास रहता है। So these are the velocity diagram. This is the velocity diagram and this is the extended velocity diagram or extended diagram. So these two are extended diagrams and this is the velocity diagram. So these velocity diagram or extended diagrams are corresponding to single stage impulse turbine. So let us see how the pressure and the velocity gets changed. So the characteristics of the impulse turbine is that कि जो भी एंथैल्पी ड्रॉप होगा वो किसमें होगा? नोजल में। और जब फ्लूइड फिक्स्ड मूविंग ब्लेड से पास होता है उस समय कोई भी किसी प्रकार का एंथैल्पी ड्रॉप नहीं मिलता है। तो ये जो नोजल से जैसे ही पास किया, सपोज यहाँ पे एंट्री नोजल दिखा रहा है, ये नोजल का एंट्री है, ये प्रेशर है, और ये दिखा रहा है जैसे जैसे ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है नोजल के थ्रू और ब्लेड के थ्रू। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नोजल प्रेशर एंटर किया, ये नोजल में एंटर किया, जैसे ही नोजल में एंटर करेगा विच इज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टाइप, इसका एंथैल्पी, स्टीम का एंथैल्पी घटेगा। जैसे एंथैल्पी घटेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर भी घट रहा है। कब तक? जब स्टीम का एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट ये दो सेपरेट कर रहा है कि मतलब थोड़ा सा स्पेस रहता है एग्जिट और ब्लेड के बीच में, दैट इज रिप्रेजेंटेड। तो आप स्कीमेटिक डायग्राम जब आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस गैप को हटा भी सकते हैं, इसको सीधे इस लाइन पे ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर घट गया है। जैसे ही प्रेशर घटेगा तो इसके कारण क्या मिलेगा? मुझे वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे जैसे प्रेशर घटना शुरू करेगा, चूंकि ये नोजल है, देयरफॉर वेलोसिटी एंट्रेंस से एग्जिट तक कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। एग्जिट एंट्री पे कुछ वेलोसिटी कम था और नोजल के एग्जिट पे वेलोसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एंट्रेंस दिखा रहा है और ये सेक्शन एग्जिट पे दिखा रहा है। सो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि जो भी एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है वो नोजल में हो रहा है, और ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ये जस्ट स्पेस हो रहा है जिसमें ना तो एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है ना ही
प्रेशर चेंज हो रहा है। तो अब ये क्या, हाई वेलोसिटी जो स्टीम है वो कहाँ पे एंटर हुआ, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली किसके, इस ब्लेड पे एंटर हुआ, इस ब्लेड पे एंटर हुआ और यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो इस दौरान जब फ्लूइड इसके थ्रू पास हो रहा है, जो ब्लेड से पास हो रहा है, उस समय कोई भी एंथैल्पी ड्रॉप नहीं मिल रहा है, मतलब प्रेशर ड्रॉप नहीं मिल रहा है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, बट ये स्टीम का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्रेशर स्टीम इस ब्लेड के थ्रू पास करता है तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, स्टीम का मोमेंटम ब्लेड में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब स्टीम अपना वेलोसिटी कम करेगा, स्टीम यहाँ पे जो एंट्री पे था और एग्जिट पे जाके कम हो जाता है, और वो जो मोमेंटम है वो ब्लेड में ट्रांसफर हो जाता है। दैट मीन्स प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है लेकिन स्टीम का वेलोसिटी घट जाता है। देयरफॉर ये डायग्राम दिखा रहा है ओवरऑल प्रेशर, स्टीम प्रेशर और एब्सोल्यूट स्टीम वेलोसिटी चेंजेस, किसमें, एक आइडल है, ये आइडल सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डी लेवल टरबाइन, डी लेवल टरबाइन। तो जब आपका इनलेट पे था तो उस समय वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना था, vs1, जब एग्जिट पे हो गया तो vs2, vs1 इज ग्रेटर देन vs2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जो बात है, ये जो वेरिएशन हम दिखा रहे हैं नोजल के थ्रू, प्रेशर लिनियरली घट रहा है, वेलोसिटी लिनियरली बढ़ रहा है, फिर ब्लेड में वेलोसिटी लिनियरली घट रहा है। क्या एक्चुअल वेरिएशन इज लीनियर, नहीं, ये जो लीनियर रिप्रेजेंटेशन है बस एक समझने के लिए यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ये प्रेशर घट रहा है, लेकिन यहाँ नेचर जो होगा प्रेशर का वेरिएशन, वो जो घटने का, यहाँ पे सिर्फ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर घट रहा है, कहां से, इनलेट से लेकर करके आउटलेट तक में घट रहा है, और वेलोसिटी इनलेट से लेकर आउटलेट तक में बढ़ रहा है, ब्लेड इनलेट से ब्लेड आउटलेट तक में घट रहा है। ये सिर्फ लिनियर यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, ना कि एक्चुअल वेरिएशन भी लिनियर होता है। सो ये हमने पढ़ा सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन समझा। यही हो सकता है कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन, मतलब एक सिंगल रोटर के बजाय अगर मल्टी रोटर हो जाए, हमने अभी एक रोटर किया, अब इसी शाफ्ट पे, ये जो शाफ्ट है, ये एक जो शाफ्ट है, इस पे एक अगर सिंगल रोटर के बजाय मल्टी रोटर रहे, देन दैट स्टीम टरबाइन विल बिकम द मल्टी रोटर। तो पहला ये है कि क्यों मल्टी रोटर का जरूरत पड़ा, मल्टी रोटर स्टीम टरबाइन का जरूरत क्यों पड़ा है। तो अगर हम एक केसेस देखते हैं, स्टडी करते हैं कि हमारा मैक्सिमम वर्क डन जो मिलता है वो ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग मिलता है, अगर हम सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन की बात करें, और वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, उसका हमने इक्वेशन दिखाया था, ब्लेड ऑप्टिमम वेलोसिटी का 0.5 vs1 cos थीटा, या हम ये कह सकते हैं रफली कितना है ये 1/2, जो इतना ये 0.5, अगर cos थीटा एंगल चूंकि 20 डिग्री है तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 वैल्यू होगा। देयरफॉर ये हाफ टाइम जिस वेलोसिटी से ये स्टीम एंटर कर रहा है उसका एब्सोल्यूट अबाउट हाफ वेलोसिटी से ब्लेड वेलोसिटी मिलेगा, जो कि ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी होगा, मतलब उस ब्लेड वेलोसिटी पे वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा। हम उसी के करस्पॉन्डिंग एनालिसिस करते हैं कि हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहे हैं कि आखिर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन का जरूरत क्यों पड़ा, क्या ये जरूरत है या फिर नहीं, उसको हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज हमारा जो मॉडर्न बॉयलर कंडीशंस होता है, मॉडर्न बॉयलर कंडीशंस का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। मॉडर्न बॉयलर कंडीशंस क्या बोलता है, उसका जो कंडीशन होता है, एंट्री पे जो अगर टरबाइन का एंट्री पे होगा उसका प्रेशर होगा अप्रोक्सीमेटली 2400 psi है, या अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो आएगा अबाउट 165 बार, और ये 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इसको हम कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस में तो अबाउट 540 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा।
मतलब ये कह रहा है जो मॉडर्न बॉयलर कंडीशन होता है वो जनरली लाई करता है 165 बार और 165 बार और 540 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्सपेंड होके अगर हम इनलेट एग्जिट ऑफ द टरबाइन बोले या फिर हम कंडेंसर प्रेशर की बात करें तो वो 1 psi के बराबर होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं अबाउट 0.7 बार या समटाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। जब इतना एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है या इतना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, उस केसेस में अगर हम स्टीम के वेलोसिटी की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली आता है 540 या 5400 फीट पर सेकेंड या 1645 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये स्टीम वेलोसिटी अगर इतना हुआ तो ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ से अबाउट 820 मीटर पर सेकेंड। ये 820 मीटर पर सेकेंड सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में जो आ रहा है, दिस इज वेरी वेरी हाई स्पीड, वेरी 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 हाई स्पीड। कैसे? इस स्पीड पे मटेरियल पर नहीं फेल हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये स्पीड जो ब्लेड बना हुआ है या रोटर बना हुआ है, रोटर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस पे कुछ वो उसको कुछ स्ट्रेस या फोर्स झेलने की क्षमता है। वो स्ट्रेस किसके कारण हो रहा है? क्योंकि वो रोटेशन में है, ये रोटेशन में है तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इन रेडियल डायरेक्शन में। वो फोर्स क्या करेगा? उस रोटर मटेरियल पे स्ट्रेस इंड्यूस करेगा। वो स्ट्रेस जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस होगा। और हर एक मटेरियल का एक पर्टिकुलर स्ट्रेस झेलने की क्षमता होता है, दैट इज मैक्सिमम अलाउएबल सेफ्टी लिमिट। मतलब बगैर ब्रेक हुए या ब्रेक फेल हुए एक सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस सहन करने की क्षमता है। लेकिन जब हम 820 मीटर पर सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका स्ट्रेस जब निकालेंगे तो ये जो मैक्सिमम सहन शक्ति है इसका, उससे कहीं ज्यादा हमें मिलता है। मतलब ये है कि अगर इतना स्पीड पे चलाएंगे तो ये जो रोटर है वो काम करना बंद कर देगा, वो फेल हो जाएगा। फेलियर हो सकता है ड्यू टू द फेलियर का 2-3 तरीके से होता है। फेलियर बाय फ्रैक्चर, फेलियर बाय जनरल यील्डिंग। सो ये फेल हो जाएगा, रोटर फेल हो जाएगा। ये एक पहला कारण हुआ कि हमारे पास एक मेटलर्जिकल लिमिट है कि इस स्पीड को ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम जानते हैं कि जितना ज्यादा स्पीड होगा, वेलोसिटी स्पीड ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा मुझे फ्रिक्शन लॉसेस मिलेगा। फ्रिक्शन लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर के रेट से इसका वेरी करता है। यानी जितना हाई वेलोसिटी होगा उसके स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्शनल लॉसेस मिलेगा। और ये फ्रिक्शन लॉसेस के कारण मुझे इफिशियंसी क्या होगा? लार्ज फ्रिक्शन लॉसेस के कारण इफिशियंसी, टरबाइन इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगा। एक और चीज होता है कि हमें, चूंकि हम अगर इस बात करें तो हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज पे होता है। अब जो पावर प्लांट जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वहां पे एक टरबाइन फिक्स कर दिया गया है जिसका पोल फिक्स कर दिया गया है, या फिर हमें फिक्स हो गया है। अब हमें 50 हर्ट्ज का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें जनरेटर रोटर का स्पीड 3000 आरपीएम ही चाहिए। 3000 आरपीएम ही हमें चाहिए। कौन किसके लिए? इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो रिक्वायरमेंट है, मुझे ये आरपीएम चाहिए। किसका? इलेक्ट्रिक जनरेटर का रोटर को रोटेट कराने के लिए मुझे इतना ही रिक्वायर्ड चाहिए, इससे ना ज्यादा ना कम। बट अगर हम 820 मीटर पर सेकेंड हमारा ब्लेड इसका मिल रहा है, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर से,
तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही स्पीड चेंज हो जाएगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। और हमारा इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो डिजाइन किया जाता है 50 हर्ट्ज के अबाउट। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन अगर हो गया तो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फेल हो सकता है, वर्किंग नहीं काम करेगा। सो हमारा रिक्वायरमेंट है कि हर हाल में 3000 ही चाहिए। तो अब अगर 820 मीटर पर सेकेंड से अगर हम लेके आते हैं 3000 आरपीएम, तो मुझे कौन सा मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा? गियर मैकेनिज्म, जिससे स्पीड रिडक्शन गियर मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। अब ये जो वेलोसिटी रिडक्शन मुझे मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा है, देयरफॉर मुझे लार्ज साइज ऑफ द गियर हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो लार्ज बल्कि हमारा रिडक्शन गियर जो जरूरत पड़ेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। देयरफॉर हमारे पास हाई स्पीड मिलने के कारण अगर हम सिंगल स्टेज में एक्सपेंड कर रहे हैं 165 540 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाउट 0.7 बार तक, तो हमारा जो ब्लेड स्पीड मिल रहा है, जो ब्लेड स्पीड मिल रहा है वो 820 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है, विच इज वेरी वेरी हाई। काहे? क्योंकि इसका 3 प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहला, ये तो बियॉन्ड द मैक्सिमम अलाउएबल सेफ्टी लिमिट है रोटर मटेरियल का। दूसरा, इस स्पीड पे बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन लॉसेस मिल रहा है, जिसके कारण मुझे ज्यादा इफिशिएंसी रिडक्शन मिलेगा। तीसरा क्या है कि अगर हम इसे रिक्वायर्ड स्पीड, इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो स्पीड होना चाहिए 3000 आरपीएम, अगर हम उस पर रिड्यूस करते हैं तो मुझे बल्कि और लार्ज साइज रिडक्शन गियरिंग का जरूरत पड़ेगा। सो इन सब डिफिकल्टी को हटाने के लिए मेथोडोलॉजी जो यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग और स्टेजिंग। या तो कंपाउंडिंग बोला जाता है या स्टेजिंग बोला जाता है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ कंपाउंडिंग इज देयर। वन इज द वेलोसिटी कंपाउंडिंग और दूसरा प्रेशर कंपाउंडिंग। तो जो टरबाइन वेलोसिटी कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करता है दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी कंपाउंडेड टरबाइन, जिसमें प्रेशर कंपाउंडिंग कंसेप्ट का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन। सो in the next discussion we will concentrate over the velocity compounded impulse turbine and thereafter pressure compounded impulse turbine. So today we would like to stop here our discussion. So today we introduced about the impulse turbine and thereafter we learned about the we learned about the single stage impulse turbine. Thereafter we learned about the necessity of compounded impulse turbine. What are the difficulties that can be faced when we use the single stage impulse turbine? And we learned that compounding of the impulse turbine is necessary in order to overcome the said 3 difficulties. So there are the methodology that the difficulty are overcome are 2 kind of compounding, that is the pressure compounding and velocity compounding. So in the next discussion we will discuss about the velocity compounded impulse turbine and thereafter pressure compounded impulse turbine. Hopefully you have enjoyed this discussion and you have learned something interesting. So we would like to stop here. Thank you for listening me.